हेलो एवरीवन, चलिए आज एक बार फिर से हम हमारे चैनल पे आप सभी का स्वागत करते हैं। तो आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले थोड़ी सी जानकारी हम आप सभी को ये देना चाहेंगे कि अभी एक वैकेंसी आया है सेल का। ठीक है, सेल दुर्गापुर का। और उसका जो आपका पीडीएफ है, ठीक है, पूरा डिटेल्स उसमें जो आपको देखना है अगर, तो आप टेलीग्राम पे चले जाना। इलेक्ट्रॉनिक्स विथ या रश्मि रंजन टेलीग्राम ग्रुप है, वहाँ पे जाके वो पीडीएफ आप लोग डाउनलोड करके सारा डिटेल्स पढ़ लेना। और फॉर्म जिनको फिलअप करना होगा, आप सभी लोग आईटीआई वाले फॉर्म फिलअप कर लेना। ठीक है, उसमें चेक कर लेना, ट्रेड वाइज जो भी वैकेंसीज हैं उसमें सारा कुछ आपको मिल जाएगा। ओके, तो अभी वेट मत कीजिएगा कि वरना आपका टाइम एक्सेस आगे बढ़ जाएगा। ठीक है, और दूसरी बात ये है कि अभी जो टेलीग्राम ग्रुप है उसमें आप सभी का क्विज चल रहा है। ठीक है, तो सभी लोग कंटिन्यूअसली क्विज को अटेंड करना और ये क्लासेस कंटिन्यू करना। आपकी जो भी एग्जाम्स हैं उस सबके एग्जाम्स की तैयारी हम आपको यहाँ पे करवा देंगे। ओके, चलिए, कल हम लोगों का जो क्वेश्चन कंप्लीट हुआ था वो 20 तक कंप्लीट हो गया था। जैसा कि आपको पता है कि निमी का सारे क्वेश्चन करना आप सभी के लिए काफी ज्यादा कंपलसरी है। तो अभी जो हम स्टार्ट करने वाले हैं 21 नंबर क्वेश्चन से, ठीक है, यानी 21 नंबर क्वेश्चन से। तो चलिए देखते हैं, अपना क्वेश्चन यहाँ से अटेंड करेंगे और आप सभी लोग आंसर बताते जाना। ऐसे आंसर हम भी बताएंगे, आप सभी लोग क्वेश्चन देखते ही आंसर जरूर करते रहना। ओके, चलो देखते हैं कि कितनी कितनी तैयारी आपकी कंप्लीट हो चुकी है। ओके, 21 क्वेश्चन क्या पूछ रहा है यहाँ पे, ये देखना है। व्हाट इज द रीजन फॉर इलेक्ट्रिक फायर? ठीक है, क्या बोल रहा है, व्हाट इज द रीजन फॉर इलेक्ट्रिक फायर, यानी बिजली की आग का कारण क्या है। तो यहाँ पे जाहिर सी बात है, जो इलेक्ट्रिसिटी से आग लगती है ना, उसका कारण क्या होता है। तो आप सभी को आंसर बताना है, इसका रीजन क्या होता है। क्या वो डेविएशन के कारण यानी विचलन के कारण होता है, या फिर यहाँ पे आते हैं बी नंबर क्वेश्चन, देखिएगा बी नंबर आंसर क्या बोल रहा है, ओपन सर्किट यानी खुला परिपथ के कारण होता है, ओवरलोडिंग के कारण होता है, या फिर प्रॉपर अर्थिंग यानी उचित अर्थिंग के कारण होता है। ठीक है, तो आंसर आप सभी को यहाँ पे बताना है। देखो, पहला चीज यहाँ पे है, डेविएशन के कारण नहीं होगा। ठीक है, विचलन होगा तो जो वायर होते हैं, वायर के अंदर ही ये क्या करेगा, आपस में इलेक्ट्रॉन घर्षण करेगा, लेकिन ये क्या होगा कि बाहर नहीं आएगा। ठीक है, तो इसके कारण से ये नहीं होगा। दूसरा यहाँ पे बी नंबर दे रखा है, ओपन सर्किट। देखो, ओपन सर्किट होगा, ओपन सर्किट होने का क्या होता है कि ओपन सर्किट जब होता है तो वहां से करंट आपका मेन सोर्स से पास ही नहीं करेगा। ठीक है, तो ये भी नहीं होगा। ओके, प्रॉपर अर्थिंग, अब जब आप जानते हो कि हम लोग जब इलेक्ट्रिसिटी का काम करते हैं वहां पे प्रॉपर अर्थिंग अगर देते हैं तो क्या होता है कि जो एक्स्ट्रा क्या होता है, करंट जो आपके सर्किट या वायर में जो मतलब प्रॉपर तरीके से अगर वो जा रहा है, एक्सेस होने के बाद वो करंट क्या होता है, अर्थिंग के रूप में वो क्या होता है, वहां से हट जाता है। ठीक है, तो ये तो भी नहीं हुआ, ओवरलोडिंग हो जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर आपका ओवरलोडिंग। ओके, 22 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, बता रहा है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंफॉर्मेशन साइन। इंफॉर्मेशन साइन मतलब यहाँ पे जो साइन दिया हुआ है ये किस चीज का है, ये पूछ रहा है। सूचना चिन्ह का अर्थ क्या होता है। ओके, तो ये साइन देखना है और आप सभी के लिए साइन के को जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब भी आप क्या होता है इंडस्ट्रीज में जाते हैं तो वहां पे जो आपका वाइवा होता है तो इस तरीके से सवाल आपसे पूछे जाते हैं, साइन दिखाने के बाद आपसे पूछे जाते हैं। तो आप लोगों को साइन पहचानना जरूरी होता है। ठीक है, तो कहीं भी जब डॉक्टर्स के एम्बुलेंस होते हैं या डॉक्टर्स की जो गाड़ी होती है या फिर आप देखते हो क्लिनिक वगैरह में, तो इस तरह का साइन आपको दिखेगा। ठीक है, तो इसको आप लोग डॉक्टरी पॉइंट या सूचक कह सकते हैं। अगर यहाँ पे देखा जाए ऑप्शन वाइज तो यहाँ पे बोल रहा है कि खतरा, श्वास यंत्र पहने यानी वियर, रेस्पिरेशन रेस्पिरेटर, फर्स्ट एड एंड पॉइंट। ठीक है, फर्स्ट एड एंड पॉइंट किससे रिलेटेड है आपका, चिकित्सा से यानी डॉक्टर से रिलेटेड होता है। ठीक है, तो क्लिनिकली यहाँ से क्या हो जाएगा आपका, फर्स्ट एड पॉइंट होता है चिकित्सा बिंदु। ओके, तो ये आपका क्या हो जाएगा, क्लिनिकल यानी चिकित्सा बिंदु से रिलेटेड हो जाएगा। ठीक है, तो आपका आंसर जो हो जाएगा वो सी नंबर होगा।
23rd क्वेश्चन क्या बोल रहा है, which artificial respiration method ought to be avoided to a person with abdomen injury, यानी कि पेट की चोट वाले जो व्यक्ति होते हैं, ठीक है, तो उस व्यक्ति को किस कृत्रिम यानी कि क्या बोल रहा है, आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन बोल रहा है, यानी कि कृत्रिम श्वास विधि से बचाना चाहिए। अब आपको यहाँ पे बताना ये है कि कौन से ऐसे चोट वाले जो व्यक्ति होते हैं जिसके पेट में चोट लगती है, यानी टमी में चोट लग जाती है अगर किसी काम के रीजन की वजह से, तो ऐसा कौन सा सिचुएशन होता है जिसमें आपको आर्टिफिशियली श्वास दे के उसको बचाना जरूरी होता है, ठीक है। तो जब आप सेफ्टी चैप्टर पढ़ लोगे वहां पे थ्योरी में, तो वो चीजें आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगी। तो अब यहाँ पे बताना है आपको कि किस तरीके से उसको बचाना चाहिए। पहला दे रखा है आपका सेफर की विधि, यानी कि सेफर्स मेथड के थ्रू, या फिर माउथ टू नोज मेथड, यानी कि क्या आप अपने मुंह से उसके नाक तक अपनी सांस को दे के इस विधि के द्वारा आप उसको बचा सकते हैं, या फिर नोज टू माउथ विधि, या फिर माउथ टू माउथ विधि, है ना। तो इसमें आपको बताना है कि आप उसके जो आर्टिफिशियल श्वास के थ्रू आप उसको कैसे बचा सकते हैं, किस विधि से। तो यहाँ पे आपका क्या दे रखा है, शेफर्स मेथड के थ्रू आप क्या कर सकते हो, उसको बचा सकते हो, ठीक है। 24 क्वेश्चन चलते हैं, देखते हैं क्या बता रहा है। व्हाट इज द कॉज ऑफ इंजरिंग एट द टाइम ऑफ लिफ्टिंग अ लोड, भार उठाने के समय चोट लगने का क्या रीजन हो सकता है, यानी जब आप वेरी हैवी वेट को जब आप उठाते हो उस टाइम पे जब आपकी चोट लगती है, ठीक है, तो वो चोट लगने का रीजन क्या होता है, ये पूछ रहा है आपके आंसर्स, है ना। तो ए क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पे ऑप्शन ए में क्या बोल रहा है कि हैवी लोड, यानी कि भारी बोझ के वजह से, या फिर फॉलिंग ऑब्जेक्ट, यानी जब वस्तु गिर जाती है उसकी वजह से, ठीक है। ऑब्जेक्ट एस्ट्रेटिंग द लोड, भार को टटोलने वाली वस्तु के कारण। रॉन्ग लिफ्टिंग टेक्निक के वजह से, यानी कि गलत तरीके से जो आपका सामान उठाया जा रहा है, क्या वो उसके वजह से होता है। तो बताइएगा आप सभी लोग इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, देखो भारी बोझ है वो तो आप उठा रहे हैं, गिरती हुई वस्तु जब तक वो प्रॉपर गिरेगा नहीं तब तक आपको चोट कैसे लग सकता है ना। तो ये दोनों तो बिल्कुल नहीं हुआ। भार टटोलने वाली वस्तु, आप जब उसको उठा रहे हो, ठीक है, वो तो आपके हाथ में ही है, जब आप उसको ऊपर कर रहे हो, लिफ्ट कर रहे हो, उससे कैसे चोट लग सकता है। अभी यहाँ पे बोल रहा है डी वाला ऑप्शन क्या है, गलत उठाने की तकनीक, यानी कि अगर आप गलत तरीके से उसको उठाते हो तो वो आपके बॉडी के अंदर, बॉडी पर टच करेगा, जिसके वजह से वो आपको चोट पहुंचा सकता है, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, डी आंसर हो जाएगा, रॉन्ग लिफ्टिंग टेक्निक की वजह से। ठीक है, क्लियर है। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा कि गलत तरीके से अगर सामान उठाओगे तो वो आपको चोट पहुंचा सकती है। ठीक, 25 नंबर क्वेश्चन में क्या बता रहे हैं, हाउ द ओवरलैपिंग ऑफ एक्सो सीट मेटल कॉजिंग ब्लग एट सीम एंड एज इज प्रिवेंटेड। सीम और किनारे पर उभाड़ पैदा करने वाली जो अतिरिक्त सीट मेटल होते हैं, ठीक है, सीट मेटल होते हैं, उसके ओवरलैपिंग को कैसे रोका जा सकता है। देखो कोई भी आपका क्या है, सीट मेटल है, ठीक है, ये आपका सीट मेटल है, ओके। यहाँ पे ये क्या होता है, ये इसका किनारा होता है, और यहाँ पे इस पोर्शन पे आपका क्या होता है, ओवरलैपिंग होता है ना। ओवरलैपिंग का मतलब क्या हुआ है, इस पे कोई और वस्तु का आके ऊपर से लैप कर जाना है ना, एक दूसरे के ऊपर, इसी को कहते हैं हम लोग ओवरलैपिंग। तो इस ओवरलैपिंग को रोकने के लिए आप क्या चीज का यूज कर सकते हो, बताना सभी लोग 25 का आंसर। तो यहाँ पे बोल रहा है कि क्या आप उसको लकड़ी का हथौड़ा के द्वारा रोक सकते हो, क्या वो, या फिर नोचेस के वजह से रोक सकते हो, या फिर एल एंगल के वजह से रोक सकते हो, स्क्वायर स्टैक की वजह से रोक सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, नोच की वजह से आप रोक सकते हो इसके ओवरलैपिंग को। क्लियर है। 26 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पे हम आपको आज 40 क्वेश्चन कराने की कोशिश कर रहे हैं,
ठीक है, अगर 40, 45, 50 देखते हैं टाइमिंग के अकॉर्डिंग, क्योंकि अगर बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन कराएंगे तो आपका वीडियोस काफ़ी लंबा हो जाएगा, है ना। तो पढ़ने में ऐसे तो बोरिंग लग रहा होगा, हमें पता ही है कि स्क्रीन रिकॉर्डिंग में थोड़ा सा पढ़ाई बोरिंग होता है, लेकिन क्या करें, मजबूरी अभी ये है कि हमारे पास अभी बहुत सारी सुविधा तो नहीं है, लेकिन जो भी सुविधा है उसके अकॉर्डिंग हम आपकी पूरी हेल्प करने की कोशिश करेंगे। तो थोड़ा बोरिंग ठीक है, कोई नहीं, सह लेना, क्या करोगे, थोड़ी दिन की बात है, एग्जाम हो जाएगा फिर ये झंझट खत्म हो जाएगा। ठीक है, कुछ दिन मैनेज कर लो आप लोग, ओके। चलो 26 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक शॉक एट वेरी लो वोल्टेज लेवल लेस देन 40 वोल्ट। तो यहाँ पे कहने का मतलब है कि बहुत कम वोल्टेज स्तर, यानी कि अगर 40 वोल्ट से नीचे की जो वोल्टेज स्तर होगी, ठीक है, उस पर बिजली के झटके का क्या असर पड़ेगा। ठीक है, देखो आपके जो डोमेस्टिक वाले जो इलेक्ट्रिसिटी होते हैं कितने होते हैं, 2 से 230 वोल्ट होता है। ठीक है, इसका अगर फ्रीक्वेंसी देखा जाए तो कितना होता है, डोमेस्टिक का 50 हर्ट्ज होता है। ठीक है, कितना होता है, 50 हर्ट्ज होता है। अभी यहाँ पे पूछ रहा है कि 40 वोल्ट से कम, 40 वोल्ट से अगर कम रहेगा तब आपके बॉडी पे क्या असर पड़ेगा। ठीक है, तो आंसर बताना है आप सबको, क्या असर पड़ेगा। तो ये कहीं ना कहीं अगर आपको देखा जाए, ये वोल्ट अगर, ठीक है, 40 से नीचे है, तो ये कहीं ना कहीं आपका किस में आ सकता है, ये आपका डीसी में आ जाएगा, है ना, किस में आ जाएगा, डीसी में आ जाएगा, ओके। और ये 230 है तो ये आपका किस में आएगा, एसी में आएगा। ठीक है, एसी में आ जाएगा। तो ध्यान रखना कि जब भी आपका क्या होता है, और डीसी का जो फ्रीक्वेंसी होता है वो आपका कितना होता है, 0 हर्ट्ज होता है। ठीक है, ये चीजें कंपलसरी है, ध्यान रखना कि एसी का जो आपका इंडिया का डोमेस्टिक फ्रीक्वेंसी हो कितना होता है, 50 हर्ट्ज होता है, और डीसी का कितना होता है, 0 हर्ट्ज होता है फ्रीक्वेंसी। ठीक है, ये चीजें आप लोग अच्छे से ध्यान रखना। तो ये जो डीसी है, तो डीसी में आप जानते हो कि झटका लगता है, थोड़ा बहुत झुंझुनाहट टाइप का होगा, अच्छा नहीं लगता है, बहुत ज्यादा नुकसान भी नहीं पहुंचाता है, लेकिन आपको झुंझुनी टाइप का महसूस होता है। ठीक है, तो आपका आंसर यहाँ पे जो डी है ना, वो हो जाएगा, अनप्लेजेंट टिंगलिंग सेंसेशन होगा, यानी कि अप्रिय झुंझुनी टाइप का जो सनसनी बॉडी में होता है ना, उस टाइप का होगा। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा आपका, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्लियर है, तो याद रखना ये फ्रीक्वेंसी, ये वाला जो पोर्शन है ना काफी अच्छा है, ठीक है, और एग्जाम में आपसे काफी बार पूछा भी गया है, तो इसको वीबीआई कर लेना आप सभी लोग, ठीक है, इस पॉइंट को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 27। अभी देखो ये लग रहा है बेसिक इलेक्ट्रिसिटी से आपका क्वेश्चन आ रहा है, देखना ध्यान से। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ गोल्ड इज, सोने की जो विद्युत चालकता होती है वो कितनी होती है। तो आपको बताना है कि सोने की विद्युत चालकता कितनी होती है, तो क्या वो 60% होती है, 56% होती है, 94 या 100% होती है। तो ध्यान से बताना आप सभी लोग, कंडक्टिविटी की बात कर रहा है ना, तो ये आपका कितना हो जाएगा, 67 हो जाएगा। और आप लोगों को कमेंट में ये बताना है कि अगर यहाँ पे सिल्वर की कंडक्टिविटी पूछा जाए, ठीक है, किसका, सिल्वर की कंडक्टिविटी की अगर बात की जाए तो इसका कितना होगा, ये आप सभी लोग कमेंट में बताना, सिल्वर का क्या होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 28 नंबर क्वेश्चन में। व्हाट इज स्टेशनरी इलेक्ट्रिक चार्ज, स्टेशनरी इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है। तो आंसर बताना है आप लोग कि इलेक्ट्रिसिटी जो चार्ज होता है स्टेशनरी वो क्या होता है। आंसर दीजिएगा 28 नंबर क्वेश्चन का, क्या होता है, स्टैटिक चार्ज होता है ये। ठीक है, जब भी स्टैटिक चार्ज बोला जाएगा तो ये कैसा होता है, अस्थाई होता है, यानी स्थिर रहेगा, इसमें फ्लैक्चुएशन नहीं होता है, कम होता है, मतलब ये स्थिर कैटेगरी में आ जाएगा। ठीक है, इसलिए हम लोग इसे क्या कहते हैं, स्टैटिक चार्ज कहते हैं। ठीक है, 29 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, व्हाट इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। इसको वीवीआई कर लेना, आपके एग्जाम में ये कई बार पूछा गया क्वेश्चन है। व्हाट इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज का यूनिट बताइएगा सभी लोग, क्या होता है।
29 क्वेश्चन है ना। तो वोल्ट क्या होता है, हर्ट्ज क्या होता है, एम्पियर क्या होता है। तो देखिए विद्युत यानी इलेक्ट्रिक चार्ज जो होता है उसका यूनिट आपका क्या होता है, कूलम होता है। ओके, यहाँ पे वोल्ट है तो वोल्ट का क्या होता है, हर्ट्ज का क्या होता है, हर्ट्ज का आपका कितना हो जाएगा, एच जेड होता है ना, क्या होता है, एच जेड होता है। आप लोग ध्यान रखना है इस चीज को। और एम्पियर का क्या होता है ये बताना है। तो ये सारे जो यूनिट है ना जितने भी, ये काफी ज्यादा कंपलसरी है, आप लोगों को इसमें क्या करना है बताना है। तो ये हर्ट्ज होता है, हर्ट्ज को हम लोग किसके लिए यूज करते हैं, फ्रीक्वेंसी के लिए करते हैं, है ना। किसके लिए करते हैं, फ्रीक्वेंसी के लिए करते हैं, ठीक है। एम्पियर किसके लिए करते हैं, हम लोग करंट के लिए करते हैं, किसके लिए, करंट के लिए। और यहाँ पे वोल्ट है, तो वोल्ट किसके लिए करते हैं, वोल्टेज के लिए करते हैं। तो ये जितने भी पॉइंट है ना सबको हमने बताया, उसको आप लोग नोट डाउन जरूर कर लेना, ओके, अपनी कॉपी पे, क्योंकि ये काफी बार पूछा गया। और सारे यूनिट आपको याद रखना है, जितना भी इलेक्ट्रॉनिक्स में यूनिट है उसके बारे में आपको एक ए टू जेड नॉलेज होना बहुत जरूरी है। 30 नंबर क्वेश्चन में आते हैं, विच मेटेरियल कंटेन्स 8 इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रहा है, 8 इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा है। इन वैलेंस लेयर, कौन सी सामग्री में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं जो शालीनता की परत में होते हैं, ठीक है। 8 इलेक्ट्रॉन्स इन वैलेंसी लेयर। बैलेंस क्या होता है, देखो वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है, जो आपका इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। ये तो इसके नाभिक में क्या होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, इतना पता होगा। ये जो बाहरी, जो आपके बाहरी कक्ष में क्या होते हैं, जो मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, ठीक है, मुक्त इलेक्ट्रॉन, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। ये बाहरी कक्षा में जो वैलेंस होते हैं उसमें 8 इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो किसका होता है, तो आपको बताना है 30 नंबर क्वेश्चन में। क्या वो इंसुलेटर का होता है, कंडक्टर का होता है, सेमीकंडक्टर का होता है, या फिर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का होता है। तो देखो जहाँ पे ज्यादा इलेक्ट्रॉन होगा वहां पे आपका क्या होता है, इंसुलेटर का चीजें यूज किया जाता है, यानी कि वो क्या कैसा पदार्थ होगा या कैसा वस्तु होगा तो वो इंसुलेटर होगा, ठीक है। तो ये वीवीआई क्वेश्चन कर लेना कि वैलेंस लेयर में जो 8 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं वो किस तरह का मटेरियल होता है, तो वो कैसा होगा, इंसुलेटर होता है, ठीक है। तो आप लोग याद रखना, यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, ए आंसर हो जाएगा। 31 नंबर क्वेश्चन में आपका क्या बोल रहा है, विच मटेरियल इज यूज्ड एन इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर। जो आपका इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर होता है उसमें किस तरह की सामग्री का यूज किया जाता है, ये पूछ रहा है आपसे 31 नंबर क्वेश्चन में, ठीक है। तो बताइएगा कि आपका जो विद्युत इंसुलेटर होता है उसमें किस तरह का मटेरियल यूज किया जाता है, ठीक है। इसको वीवीआई कर लेना, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पे बताना है आपको कि क्या उसमें गैलियम यूज किया जाता है, पोर्सिलीन यूज किया जाता है। देखो यहाँ पे ना हिंदी आपकी और इंग्लिश थोड़े से ना डिफरेंसेस हो जाएंगे, लेकिन आप ध्यान देना कि इसको हम लोग पोर्सिलीन कहते हैं, क्या कहते हैं, पोर्सिलीन कहते हैं, ठीक है। क्या वो एल्युमिनियम होगा या फिर जर्मीनियम होगा। 31 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइएगा कि क्या होगा, गैलियम, पोर्सिलीन, एल्युमिनियम या फिर जर्मेनियम। तो जब भी इंसुलेटर की बात की जाएगी ना तो इंसुलेटर में जो मटेरियल यूज किया जाता है वो आपका पोर्सिलीन यूज किया जाता है, ठीक है। तो आंसर आपका कौन सा सही हो जाएगा, बी नंबर, ओके। 32 क्वेश्चन क्या बोल रहा है, विच इलेक्ट्रिकल पैरामीटर्स ऑब्सेस द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। कौन सा विद्युत पैरामीटर इलेक्ट्रॉन के प्रवाह का विरोध करता है। देखो ध्यान रखना, यहाँ पे पैरामीटर पूछ रहा है, ठीक है, जो कि जब आपका क्या होता है किसी भी सर्किट में इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, प्रवाह होता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन का जो प्रवाह होता है तो इसके प्रवाह होने में यानी कि यहाँ से क्या करेगा, इसको ऑब्सेस करेगा, यानी कि रुकावट डालेगा, है ना। ये इसको आगे बढ़ने में काफी ज्यादा रुकावट डालेगा। तो ये यहाँ पे कौन सा पैरामीटर होता है जो इलेक्ट्रॉन के फ्लो होने में प्रतिरोध यानी विरोध करता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप आंसर देख सकते हैं, ऑप्शन में क्या है,
पहला ऑप्शन दे रखा है कि क्या वो पावर होगा जो उसको विरोध करेगा, है ना, क्या वो वोल्टेज होगा, करंट होगा, या फिर रेजिस्टेंस होगा। पावर तो बिल्कुल नहीं होगा। वोल्टेज, वोल्टेज क्या होता है, जो आपका सोर्स दिया जाता है ना, तो वो वोल्टेज हो जाएगा, तो ये भी नहीं होगा। करंट क्या होता है, तो करंट, इलेक्ट्रॉन के प्रवाह को ही तो करंट कहते हैं ना, तो ये भी नहीं होगा। तो यहाँ पे आंसर जो आपका होता है वो रेजिस्टेंस हो जाएगा। ठीक है, रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस जो होता है इलेक्ट्रॉन के प्रवाह में काफी ज्यादा क्या करता है, रुकावट पैदा करता है। ठीक है। 33 नंबर क्वेश्चन देखिएगा क्या बोल रहा है। हाउ द सिंगल स्टैंडर्ड वायर इज कॉल्ड। जो सिंगल स्टैंडर्ड जो वायर होते हैं उसको और हम लोग क्या कहते हैं। ठीक है, दूसरे नाम से अगर जाना जाए तो हम लोग सिंगल स्टैंडर्ड वायर को दूसरे नाम से अगर जानते हैं तो कौन सा नाम है ये बताना है। क्या लचीला तार कहते हैं, मुड़ी हुई तार कहते हैं, या फिर हुकअप वायर यानी कि तार बांधना कहते हैं, या फिर मल्टी स्टैंडर्ड वायर कहते हैं। ठीक है। तो देखो, सिंगल स्टैंडर्ड वायर ध्यान रखना, ये काफी बार पूछा गया और आपका इसरो के नवंबर 3 तारीख वाले एग्जाम में पूछा गया था। ठीक है। तो यहाँ पे याद रखना कि जो सिंगल स्टैंडर्ड वायर होता है उसका दूसरा नाम क्या होता है, हुकअप वायर होता है। ठीक है, क्या होता है, हुकअप वायर होता है। ठीक है। तो 33 नंबर क्वेश्चन का आंसर कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा। क्लियर है। चलो 34 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ देखते हैं व्हाट इज द पर्पस ऑफ कवरिंग प्रोवाइडेड ओवर द इलेक्ट्रिकल कंडक्टर। तो विद्युत कंडक्टर के ऊपर जो प्रदान किए गए कवर होते हैं वो किस कारण से यानी किस उद्देश्य से लगाए जाते हैं। देखो, जब हम लोग क्या करते हैं, वायर बनाते हैं, जैसे कि अगर ऑप्टिकल वायर की बात करो, है ना, ऑप्टिकल फाइबर की बात करो, तो ये क्या होता है, कोड होता है। ठीक है, इसमें बहुत सारे यहाँ पे लेयर होते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे अलग अलग तरह का लेयर चढ़ाया जाता है। ठीक है, अलग अलग लेयर चढ़ाए जाते हैं। तो मानिए कि यहाँ पे ये क्या है, अंदर में कंडक्टर लगा होता है। ठीक है, क्या लगा होता है, कंडक्टर लगा होता है। और ये जो कंडक्टर होता है, तो कंडक्टर की रक्षा करने के लिए यानी इसको बचाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, अलग अलग तरह का ये मोटे मोटे इंसुलेटर ऊपर से लगाते हैं। ठीक है, ऐसा किया जाता है। तो अब आपको यही बताना है कि ये जो कवर चढ़ाए जाते हैं यानी कि ये जो कवर लगाए जाते हैं इंसुलेटर के, वो क्यों लगाए जाते हैं, इसका उद्देश्य क्या होता है। ठीक है। तो बताना आपको है कि इसका उद्देश्य क्या होता है। 34 नंबर क्वेश्चन में आपको ये चीजें बतानी होगी। ओके। तो बताइएगा कि क्या वो इंक्रीज करंट फ्लो, क्या वो करंट के फ्लो को बढ़ाने के लिए लगाया जाता है, या फिर करंट के फ्लो को रोकने या सॉरी कम करने के लिए। रिड्यूस मतलब क्या होता है, कम करना। ठीक है। तो क्या उसको कम करने के लिए लगाया जाता है, या फिर जो वोल्टेज उसमें जो प्रवाहित होता है उसकी रेटिंग को कम करने के लिए, या फिर प्रोटेक्शन अगेंस्ट वेदर के लिए, यानी जो बाहर का मौसम रहता है, जो वेदर रहता है, ठीक है, क्या वो उसके प्रोटेक्शन यानी उससे बचाने के लिए इसका यूज किया जाता है। तो ये बहुत नॉर्मल क्वेश्चन है, सभी को पता होगा। जो लोग आप केबल वायर एंड केबल पढ़े होंगे थ्योरी, उनको पता होगा अच्छे से, है ना। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा गया था इसरो में। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आपका इसरो में पूछा गया था। तो देखो, इस टाइप का क्वेश्चन जो आप लोग देखते हो ना कि काफी ज्यादा नॉर्मल है, इसी में कंफ्यूजन भी होती है और यही क्वेश्चन आपका क्या करता है, छूट जाता है। ठीक है। तो ध्यान रखना, एक एक क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, सारे एग्जाम के लिए, चाहे लोको पायलट हो, रेलवे टेक्नीशियन का हो, या फिर आपका डीआरडीओ, इसरो, एनटीपीसी, कोई भी टेक्निकल एग्जाम हो। ठीक है, सारे एग्जाम के लिए ये चीजें आपको याद रखना है। जितना ज्यादा से ज्यादा निम्न के क्वेश्चन आप कंप्लीट कर लोगे, एग्जाम चांस रहते हैं कि आपका 80% क्वेश्चन यहाँ से आ जाएगा। ठीक है। तो याद रखना, इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। प्रोटेक्शन अगेंस्ट वेदर, मौसम के खिलाफ जो उसका प्रोटेक्शन होता है, संरक्षण उसके लिए। ठीक है। 35 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। विच कोर्स आर यूज्ड इन इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी ट्रांसफॉर्मर। मध्यवर्ती आवृत्ति ट्रांसफार्मर में कौन से कोड का यूज किया जाता है। इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी ट्रांसफार्मर की बात कर रहा है। तो कोई भी जो ट्रांसफार्मर होता है उसमें कोड जरूर यूज किया जाता है। ठीक है, ये मेन पॉइंट आपको याद रखना है। चाहे वो किसी भी तरह का क्या होगा, आपका कोड होगा, सॉरी ट्रांसफार्मर होगा, उसमें जो कोड यूज किया जाता है वो कोड किसका बना रहता है, फेराइट का रहेगा।
समझ में आया? किसका रहेगा? फेराइट का रहेगा। तो याद रखना कोर किसका बना हुआ रहता है? फेराइट का बना रहता है। और अगर नॉर्मल ट्रांसफार्मर की बात करोगे तो उसमें भी कोर लगे रहते हैं अलग अलग धातु के, लेकिन ये जो फ्रीक्वेंसी ट्रांसफार्मर इंटरमीडिएट वाला है उसमें फेराइट के कोर लगे होते हैं। ठीक है, इसको बीबीआई करो, सभी लोग नोट करना। देखो वीवीआई वाला जितना भी क्वेश्चन मैंने अभी तक बताया ना, सबको एक कॉपी में अलग नोट करके रखना, ठीक है? क्योंकि यहाँ पे 90% चांस है कि ये क्वेश्चन आपके आएंगे ही आएंगे, ठीक है? क्योंकि मैंने जितना भी अभी तक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखा है तो ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं आपके पूछे ही गया है, इसलिए हम वीवीआई कर देते हैं ताकि आप लोग को एक आइडिया रहे कि इस टाइप का क्वेश्चन आपका आएगा। ठीक है, 36 नंबर क्वेश्चन में पूछ रहा है कि विच मटेरियल कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, कौन सा मटेरियल है जो बिजली के संचालन के लिए यूज किया जाता है? तो अबड़क, कागज, कांच, तांबा। बताना अबड़क, माइका, पेपर, ग्लास या फिर कॉपर। सभी को पता होगा कि माइका क्या होता है? इंसुलेटर होता है। ठीक है, पेपर क्या होता है? ये भी इंसुलेटर होता है। और ग्लास, ये भी इंसुलेटर होता है। तो आपका जो बिजली, जो इलेक्ट्रिसिटी पास करने के लिए क्या चाहिए होता है? मेटल चाहिए होता है, धातु चाहिए होता है। तो इसमें से मेटल जो होगा वो कौन सा हो जाएगा? कॉपर होगा, है ना? कॉपर होता है। तो इसलिए आंसर आपका क्या हो जाएगा? डी होगा। और ध्यान रखना कि सबसे अच्छा जो मेटल होता है इलेक्ट्रिसिटी के लिए उसको सिल्वर को माना जाता है, लेकिन वो क्या होता है, काफी ज्यादा महंगे रहते हैं, इसलिए यहाँ पे सबसे ज्यादा यूज कॉपर का किया जाता है और उसके बाद एल्युमिनियम का किया जाता है। ठीक है, किसका किया जाता है? कॉपर और एल्युमिनियम का। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन 37 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्वेश्चन भी काफी बार हमने देखा है, एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, तो इसको तो जरूर ही नोट कर लेना। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर contained in coulomb of electric charge, विद्युत आवेश के युग्मक में कितने कूलाम्ब, कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? बताना है। जो आपका इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, एक इलेक्ट्रिक चार्ज कूलाम्ब के बारे में बोल रहा है, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं? तो ए में ऑप्शन क्या दे रखा है? 6.25 इंटू 100 के पावर 8 इलेक्ट्रॉन्स। देखिए ध्यान रखना, 108 नहीं है ये, 8 के पावर 10 के पावर 8 इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रहा है। ठीक है, तो बताइएगा सभी लोग कि 37 का आंसर क्या होगा? यहाँ पे ध्यान देना, 37 का आंसर लगभग यहाँ पे अगर चेक करोगे आप, ठीक है, तो ये दिया हुआ है 108, यानी कि ये 10 के पावर 8 होता है। 6 दशमलव, यानी कि ये सारे ऑप्शन आपके एक जैसे दिख रहे हैं। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं करना। यहाँ पे क्या बोल रहा है? 10 के पावर 8 होगा, 10 के पावर 12 होगा, या 10 के पावर 16 होगा, या 10 के पावर 18 होगा। ठीक है, तो आपका जो आंसर हो जाएगा वो कौन सा होगा? डी ऑप्शन हो जाएगा कि 6.2 गुने 10 के पावर 18 होता है। ध्यान रखना यहाँ पे 10 के पावर क्या होता है? 18 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, 10 18 नहीं दिया हुआ है, इसको आप लोग अच्छे से नोट करना। 38 नंबर क्वेश्चन में चलिए, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रिक करेंट इन सिल्वर? मैंने ये क्वेश्चन आपसे पूछा था शायद, अभी इस क्वेश्चन से पहले पूछा था कि जो सिल्वर होता है यानी जो चांदी होता है उसमें जो विद्युत धारा का चालकता यानी कंडक्टिविटी होती है कितनी परसेंट होती है? तो मैंने गोल्ड का बताया था कितनी होती है, 67% होती है। अब यहाँ पे सिल्वर की बात कर रहा है, तो अभी आप लोग को बताना है कि कितनी होती है। 38 नंबर क्वेश्चन में कितनी यहाँ पे बताना है आपको। तो सिल्वर में आपकी 100% होती है, इसलिए ये क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी पास करने के लिए काफी अच्छा माना जाता है। ठीक है, किसके लिए? इलेक्ट्रिसिटी पास करने के लिए। ओके, और उसके बाद अगर आपको देखा जाए यहाँ पे तो कॉपर का होगा, उसके बाद क्या होता है? एल्युमिनियम होता है। तो बाकी सारी चीज के बारे में हम लोग आपस में डिस्कस करेंगे, तो याद रखना। ठीक है, ये वाला पॉइंट को नोट कर लेना। चलो 39 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। अब यहाँ पे एल्युमिनियम का परसेंटेज पूछ रहा है, तो देखो यहाँ पे जितने भी परसेंटेज है ना आपके मेटल के, उसको आप लोग नोट करना। बेसिक इलेक्ट्रिसिटी के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये सभी। ओके, तो व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ कंडक्टिविटी इलेक्ट्रिक करंट इन एल्युमिनियम? एल्युमिनियम का पूछ रहा है। अब आप लोग को बताना है 39 नंबर क्वेश्चन में कि एल्युमिनियम का जो कंडक्टिविटी होता है उसका परसेंटेज क्या होता है।
ठीक है। तो देखो यहाँ पे ना परसेंटेज यही होता है आपका जो गुमराह करने वाला क्वेश्चन होता है ना। तो पूछ रहा है कि परसेंटेज कितना होता है, और यहाँ पे दिया है 22 होता है, 47 होता है, 0.56 होता है, या फिर 76% होता है। देखो कंफ्यूज नहीं करने का, ओके। यहाँ पे 0.56 होता है इसका, ठीक है, अगर ऐसे देखा जाए नॉर्मली तो। लेकिन जब आप क्या करते हो 100 से इसको डिवाइड कर दोगे, ठीक है, तब यहाँ से ये टोटल देखा जाए तो आप इसको हटाओ यहाँ से, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 56% हो जाएगा। समझ में आया ना क्या, कितना हो जाएगा 56% हो जाएगा। तो ये चीज है ना, आप लोग हमेशा से ध्यान रखना कि यहाँ पे जितने भी आपके दिए जाते हैं ना, कुछ इसी टाइप के क्वेश्चंस दिए जाते हैं ताकि आप सभी को कंफ्यूज कराया जाए, ठीक है। तो याद रखना इसका जो एल्युमिनियम का परसेंटेज होता है वो कितना होता है आपका 56% होता है। अगर बाय द वे ऐसे ऑप्शन दिया है तो 0.56 होगा, अगर बाय द वे ऐसे नहीं दिया है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 56% हो जाएगा। क्लियर है ना। चलो आगे बढ़ेंगे। 40 नंबर क्वेश्चन में क्या दे रखा है, हाउ द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स थ्रू कंडक्टर इन अ पार्टिकुलर डायरेक्शन ऑफ इज कॉल्ड। यहाँ पे बोल रहा है कि किसी विशेष दिशा में चालक के माध्यम से इलेक्ट्रॉन की चाल को क्या कहा जाता है, कैसे कहा जाता है, यानी क्या कहा जाता है, इसका पूछने का मतलब ये हो गया कि जब कोई क्या होता है इलेक्ट्रॉन किसी चालक में एक सीधी डायरेक्शन यानी किसी विशेष डायरेक्शन में जब वो चलती है तो उसे क्या कहा जाता है, ठीक है। रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस, कंडक्टेंस या विद्युत धारा। देखो रेजिस्टेंस तो इलेक्ट्रिसिटी में रुकावट पैदा करती है, ये तो नहीं होगा, ठीक है। इंडक्टेंस क्या होता है, 40 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइए, इंडक्टेंस क्या होता है। इंडक्टेंस भी इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड नहीं है, क्योंकि ये क्या होता है इंडक्टर के लिए होता है, ठीक है। किसके लिए होता है, इंडक्टर के लिए होता है। कंडक्टेंस किसके लिए होता है, ये भी नहीं होगा, ठीक है। तो जब एक डायरेक्शन में चलती है इलेक्ट्रॉन्स, उसको हम लोग कहते हैं विद्युत धारा यानी इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं, ठीक है। तो आपका ये आंसर सही हो जाएगा यानी डी नंबर, ठीक है। इसको आप लोग नोट करना अपनी कॉपी में। ओके, आज के लिए बस इतना ही, वीडियो काफी ज्यादा लंबा हो जाएगा। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम कंटिन्यू करते रहेंगे क्लासेस। आप सभी लोग जुड़ते रहना और अपना क्लास कंटिन्यू रखना, और अपने एग्जाम की प्रिपरेशन बहुत ही अच्छे से करना। आई होप सो कि आप सभी लोग काफी अच्छे सक्सेसफुल जरूर बनेंगे एक ना एक दिन, ठीक है। तो कोशिश करते रहना, हार कभी नहीं मानना है। ओके, टेक केयर, बाय, ऑल द बेस्ट।